सो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन इज द नेम ऑफ द चैप्टर, मतलब एवोल्यूशन एनसीईआरटी बोलती है, ओरिजिन एवोल्यूशन दोनों है, ऑफ कोर्स यू नो, स्टेट बोर्ड में भी सेम लिखा हुआ है। वी स्टार्ट विद ओरिजिन क्वेश्चंस, देन विल मूव टू द एवोल्यूशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन पार्ट। इस चैप्टर में से ऑनेस्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कनेक्टिंग लिंक्स और होमोलॉगस एनालॉगस पे बहुत ज्यादा रिपीटेबल क्वेश्चन है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। नी 2020 में आया हुआ सवाल पहला देखो, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स एसएल मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट है ना, हॉट डाइल्यूट सूप वाला, इन्होंने अमाइनो एसिड्स बनाया था मिलर भाई साहब ने, बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। नाउ एनसीईआरटी में ना उन्होंने कंपोनेंट्स दिए हुए, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में उसके रेशियोज भी दिए, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, बट अपने को सिर्फ कंपोनेंट्स जानने क्या क्या थे। मीथेन था फॉर श्योर, मतलब मिथाइल तो नहीं था, तो बी और डी तो नहीं है ना, so there was methane, hydrogen, yes, ammonia, yes. What is the temperature, 800 or 600? The answer was 800, यानी कि option A, right? It is methane, hydrogen and ammonia, and the temperature was 800. 1:2:4 या 1:2:3 ऐसा रेशियो भी दिया हुआ, ठीक है। तो मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, notice that there was no free oxygen at that time, there was no not even like water vapor, जो पानी था हॉट डाइल्यूट सूप वो वाटर का काम कर रहा था, बट फ्री ऑक्सीजन उस वक्त नहीं था, ठीक है। देन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ओरिजिन ऑफ लाइफ, नीट 2016 का सवाल, 4 उन्होंने आपको इवेंट्स दिए हुए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट्स, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम्स। इसमें से कौन सा वाला पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, ये आपको वो पूछ रहा है पहले तो, ठीक है। अब प्रोटोबायोंट्स क्या थे, प्रोटोबायोंट्स के लिए आपको याद हो तो आपने एनसीईआरटी में मैंने जो पूरी मार्किंग आपको बताई है ना, उसमें कोएसरवेट्स या माइक्रोस्फीयर्स, ये और भी नाम है इनके, यस, 3 अलग अलग नाम है, माइक्रोस्फीयर्स भी बोलते हैं, कोएसरवेट्स भी बोलते हैं इनको। तो ये तो पहले बोल सकते हैं ना एक कॉम्बिनेशन में बायोमोलिक्यूल्स बनाकर एक जो प्रीकर्सर ऑफ लिविंग सेल बने थे उसको बोला था प्रोटोबायोंट्स। तो पहले कंपाउंड बनेंगे या पहले सेल ही बन जाएगा, थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो, पहले कंपाउंड बनेगा ऑब्वियसली, बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे फिर सेल बनेगा ना, और कंपाउंड में भी मोनोमर पहले बनेगा कि पॉलीमर, रटने की कोई जरूरत ही नहीं, बहुत लॉजिकल है ये। ऑब्वियसली क्या बनेगा, पहले मोनोमर फिर पॉलीमर फिर सेल बनेगा फिर जेनेटिक्स बनेगा, यानी आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन, दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, है ना। प्रोटोबायोंट तो बाद में बने, पहले मोनोमर बना फिर पॉलीमर बना फिर सेल्यूलर टाइप स्ट्रक्चर कुछ तो बना और फिर डीएनए बेस। तो मोनोमर ये वाला 2 फिर 3 फिर 1 फिर 4, यानी कि आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। नीट 2016 बहुत अच्छा। अगेन नीट 2016 का फेज 1 का क्या बोलते हैं, 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, थोड़ा सा उसको मैं ये करता हूं ताकि आपको दिखे प्रॉपर्ली, पूरा क्वेश्चन एक में दिख रहा होगा, 2 स्टेटमेंट्स। पहला, अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमेबली एनारोब्स, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स वर द कीमो ऑटोट्रोफ दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन, इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, शुरू के ऑर्गेनिजम्स नॉन ग्रीन थे, एनारोबिक थे, अभी मैंने तो कहा फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा ना कि फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल था ही नहीं, तो जो ओरिजिनल एटमॉस्फेयर, एक लाइन है एनसीईआरटी में, बहुत प्यारी लाइन है एनसीईआरटी में, क्या, द ओरिजिनल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज अ रिड्यूसिंग टाइप एटमॉस्फेयर एंड नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग। आज हमारे पास ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, तब उस समय कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन था ही नहीं, तो एनारोबिक थे, अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म एनारोबिक थे, ये पक्की बात है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। जब फर्स्ट ऑटोट्रोफ्स बने तो क्या वो फोटो ऑटोट्रोफ्स थे या कीमो ऑटोट्रोफ्स थे, ऑफकोर्स वो क्या थे, कीमो ऑटोट्रोफ्स। क्यों, क्योंकि पहले केमिकल्स अवेलेबल थे, जैसा अभी हमने देखा मीथेन वीथेन ये सब अवेलेबल था। उसके बाद राइट, उसके बाद बहुत टाइम के बाद जब क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गया, यूकैरियोटिक प्रॉपर ऐसे सेल्यूलर डेवलपमेंट वगैरह हुई, तब बना ना फोटो ऑटोट्रोफिक, यानी कि ये भी करेक्ट है, तो बोथ आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले एनारोबिक थे और कीमो ऑटो, जब ऑटोट्रोफिक बने तो कीमो ऑटोट्रोफिक, ठीक है भाई। फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, इनकरेक्ट,
प्रोटोबायंट्स, कोएसरवेट्स, माइक्रोस्फीयर, बोला ना मैंने, ये तीनों नाम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तीनों नाम दिए हुए। इनफैक्ट स्टेट बुक में तो कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा नाम दिया था ये भी दिया हुआ। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following is incorrect about the characteristics of protobiont as envisaged in the abiogenic यानी कि फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जब लाइफ ओरिजिन हुई ना, उसको एबायोजेनिक ओरिजिन बोला। वो बोला इनमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट फीचर है प्रोटोबायंट्स का। सवाल अच्छा है, ठीक है, इनकरेक्ट। दे वर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, क्या ये सही बात है? हाँ ये सही है। कैसे पार्शियली आइसोलेटेड थे सराउंडिंग से? क्योंकि उस वक्त बाकी सब कुछ नॉन लिविंग ही था। जब ये थोड़ा बहुत इनमें लिविंग कैरेक्टर, लिविंग टेक्निकली लिविंग कैरेक्टर भी नहीं आया, प्रीकर्सर वाली फीचर्स इनके अंदर आ गए, तो ये थोड़े से आइसोलेटेड थे बाकी चीजों से। ओके, दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरमेंट, हाँ सही बात है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये अपना जो भी इनके केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको मेंटेन कर सकते थे। दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, रॉन्ग, दे वर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। अभी तक सेल्यूलर मशीनरी नहीं बनी थी रिप्रोडक्शन की। आंसर इज ऑप्शन सी, दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, यस दैट इज करेक्ट। ठीक है, अंदर केमिकल रिएक्शंस तो हो रहे थे, अपने ये हो रहे थे, लेकिन रिप्रोडक्शन की मशीनरी तैयार नहीं हुई थी, सेल डिविजन। ओके, then concept of chemical evolution is based on what factor? Interaction of water, air, clay under intense heat? No. Water, air and clay? Not at all. Effect of solar radiation on chemicals? No. Origin of life by combination of chemicals under suitable environmental conditions? Yes. This was what Urey and Miller's experiment described. जो शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा वही बात, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सब मिले, सुटेबल कंडीशन, लाइटनिंग हुआ, याद है वो फ्लास्क में एक्सपेरिमेंट, लाइटनिंग रॉड है ना, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ओपन हेल्ड इन की थियरी, यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट। तो आंसर है ऑप्शन सी। देन which of the following amino acids was not found in Miller's experiment? This is not given in NCERT as such. ठीक है, ये आपका बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको रटना ही पड़ेगा। मिलर के एक्सपेरिमेंट में एलानीन मिला, ग्लाइसिन मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला, बट ग्लूटामिक एसिड नहीं मिला था। फैक्चुअल है, लर्न कर लो, रट्टा मार लो, आगे बढ़। मिलर के एक्सपेरिमेंट में कौन सा अमीनो एसिड नहीं मिला था? ग्लूटामिक एसिड नहीं मिला। ओके, इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स सजेस्ट्स दैट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर? बहुत अच्छा सर, सोच समझ के पहले क्वेश्चन को समझ लो। हाँ क्या बोल रहा हूं, 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है वो। डिकेइंग मैटर में लार्वे, स्टोर्ड मीट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, appeared from unsterilized organic matter and meat was not spoiled when heated and kept sealed in a vessel। वो ये बोल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट नहीं हो सकते। ये इन चारों में से कौन से एग्जांपल से आप कंप्लीटली कंक्लूसिवली प्रूव कर सकते हो? सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर में लार्वे आएंगे, तो इससे तो ये प्रूव हो रहा है ना कि लिविंग जो ओरिजिन की चीजें हैं वो पहले भी, मतलब बायो से बायोलॉजिकल ओरिजिन की चीजों में लार्वे वगैरह आ रहे थे। सही बात है। क्या पूछ रहे क्वेश्चन को फिर से देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट ऑर्गेनिजम्स कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड? मतलब आपने उसको सही कंडीशंस नहीं दिए तो ऑर्गेनिज्म नहीं आया। तो ऐसा क्या लग रहा है, कौन से ऑप्शन में हो? सेकंड देखो, माइक्रोब्स डिड नॉट अपीयर इन स्टोर्ड मीट, तो बी ठीक है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ हो सकता है। स्टोर्ड मीट में माइक्रोब्स नहीं आए, इसका मतलब कि अगर आपने उसको सही एनवायरनमेंट नहीं दिया तो नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। माइक्रोब्स अपीयर फ्रॉम अनस्टेरिलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ये तो है ऑब्वियसली। अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को स्टेरिलाइज नहीं करोगे, मतलब उनके अंदर के माइक्रोब्स को किल नहीं कर रहे हो, उनके स्पोर्स को, तो नए माइक्रोब्स मिलेंगे, तो सही बात है। मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन heated and kept in a sealed in a vessel। हाँ, तो बी और डी देखो ध्यान से, दोनों में मीट का स्टोरेज का बात हो रहा है और दोनों में माइक्रोब्स के ना आने की बात हो। बी और डी को समझो। अब व्हाट डू यू थिंक इज मोर करेक्ट ऑप्शन? नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की उसने, है ना, एंड नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, मतलब कि यहां पर सील्ड वेसल में नॉन लिविंग मैटर में मीट, अब मीट आपने अगर रखा है तो वो तो
किल्ड है वो ऑर्गेनिज्म, जिंदा थोड़ी है, किल्ड है वो, ऑर्गेनिक ओरिजिन का मैटर रखा हुआ है आपने, बट वो नॉन लिविंग हो गया अभी, और उसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियसली नहीं आ रहा है अगर आप उसको सील्ड रखोगे तो। आंसर है ऑप्शन डी। मतलब जो ओरिजिनली माइक्रोब्स थे, आपने उसको हीट करके किल कर दिया, फिर आपने सील्ड रख दिया, तो मतलब नया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं से स्पॉन्टेनियसली पैदा नहीं हुआ। ओपोरियन हेल्डेन की थियरी से विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट, अभी बोल दिया मैंने आंसर यार, कौन सा प्रेजेंट नहीं था? ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, है ना। ओपोरियन और हेल्डेन ने सीधा सीधा बोल दिया, और फिर से मैं लाइन रिपीट कर दूं, एनसीईआरटी की लाइन है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है। देयर इज नो लाइफ ऑन मून बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, बहुत अच्छा सवाल, बहुत लोग गलती करते हैं, ए या बी? बी, वाटर, बिकॉज मून पे पानी, आइसोलेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए लाइफ नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म तो हो सकते थे, लेकिन वाटर नहीं है इसलिए लाइफ। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, सुना होगा ना, ठीक है। मोस्ट abundant organic compound on earth is, which is the most abundant organic compound on earth? Of course it is cellulose, directly given, NCERT की direct line। most abundant enzyme, rubisco। most abundant animal protein, collagen। first life on earth was chemoheterotrophs, ये भी एक क्वेश्चन में आ चुका ऑलरेडी स्टार्टिंग में। कीमोहेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, नॉट कीमो ऑटोट्रोफ्स, हाँ, कीमोहेट्रोट्रोफ्स। करेक्ट सीक्वेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या क्या है? अमोनिया पहले बना, ठीक है, अमोनिया पहले बना तो बी तो गड़बड़ है, पहले अमोनिया आया, फिर अमाइनो एसिड आया, फिर प्रोटीन बनेगा ना, ऑब्वियसली प्रोटीन तो बाद में बनेगा, पहले अमोनिया, यस, फिर वाटर, यस, फिर न्यूक्लिक एसिड एंड देन प्रोटीन, यानी कि आंसर इज डी। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए जो भी बना उसी के बाद प्रोटीन सिंथेसिस हुआ ना, आंसर इज डी। अच्छा, यहीं से हिंट मिल गया, ये बहुत बड़ा हिंट यहां से मिल गया, ये न्यूक्लिक एसिड के बाद प्रोटीन, देखो यहाँ पे सब जगह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड क्या था, उल्टा है ना। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म, देखो ये रिपीट अब बहुत बार हो जाएगा। व्हाट वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन, ठीक है। फिर एवोल्यूशन की थियरीज, थोड़ा सा इसको, which of the following sequences were proposed by Darwin and Wallace? Alfred Wallace and Charles Darwin, है ना, इन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए क्या क्या प्रपोजल दिए थे? ओवर प्रोडिगैलिटी ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले यही होता है ना कि ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा बनते हैं, ओवर प्रोडिगैलिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एक तो वो। दूसरा कि पॉपुलेशन कांस्टेंट रहे, एनसीईआरटी में लाइन है एज इट इज, पैराग्राफ से, हर पैराग्राफ की हेडिंग उठा के ये बनाया उसने क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ की हेडिंग्स है, ये ओवर प्रोडक्शन, कांस्टेंट पॉपुलेशन, वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, एज इट इज उठाया हुआ है क्वेश्चन वहां से, एनसीईआरटी से, आंसर है सी। अच्छा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि वेरिएशन से शुरू नहीं होता, ओवर प्रोडिगैलिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोला मैंने, वर्ड क्या बोला, हाँ, प्रोडिगैलिटी ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी का मतलब क्या होता है? एग्जांपल देता हूं, एक कोई भी रैंडम ह्यूमन फीमेल ले लो, 14 इयर्स की एज में उसको प्यूबर्टी आती है, 13 इयर्स की एज में मान लो, चलो, है ना, 13 की एज में लड़की को प्यूबर्टी आई, 45 की एज तक उसकी मतलब रिप्रोडक्टिव एज रही, मेनार्की टू मेनोपॉज, टोटल कितने इयर्स, 32 इयर्स। मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूं तो अगर वो हर महीने, सॉरी हर साल प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही है, तो हो सकता है वो 3 महीने का गैप और 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी ना हो, बट एवरी ऑल्टरनेट ईयर तो आराम से बच्चे पैदा कर सकती है, अगर चाहे तो, हेल्दी फीमेल है तो 16 बच्चे हो सकते हैं उसको। तो क्या दुनिया की हर फीमेल सच में 16 बच्चे पैदा कर रही है क्या? नहीं, बट पोटेंशियली, पोटेंशियली कर सकती है, दैट इज द वर्ड, पोटेंशियल। दैट पोटेंशियल, if it starts getting translated into real numbers, that is called prodigality, है ना। जैसे आप बोलो अच्छा मच्छर कितने पैदा हो, लाखों करोड़ों,
फिश, मछली कितनी पैदा हो रही है, लाखों करोड़ों अरबों मछली पैदा हो रही है, उनके नंबर्स बहुत ज्यादा है ना, जितनी पॉसिबल उनकी जितनी एबिलिटी वो सब पैदा कर दे रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कंपटीशन इतना है कि मेजोरिटी तो मर जाएंगे। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, एक बच्चा दो बच्चा कर रहे हैं, पुराने जमाने में क्या होता था, 8-8 10-10 बच्चे करते थे, है ना। तो हमारी जो पोटेंशियल है ना प्रोडक्शन की, उसको बोलते हैं प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी अच्छी नहीं है ना एनवायरमेंट के लिए। ऐसे तो दुनिया का हर जानवर अपनी मैक्सिमम क्या बोलते हैं पोटेंशियल तक ब्रीडिंग करने लगे तो पगला जाएगा, फिर तो धरती पे जगह ही नहीं बचेगी। इसीलिए ये लाइन देखो समझ में आएगी कि पहले क्या टेंडेंसी फॉर ओवर प्रोडक्शन थी, लेकिन कंपटीशन, स्ट्रगल, प्रेडेटर आके प्रे को खा जाता है, नेचुरल कैलामिटी आती है, ये सब कर करके पॉपुलेशन को एक कांस्टेंट साइज पे मेंटेन किया जा रहा है, नहीं तो हाथ से निकल जाए, है ना। ओके, डार्विन्स थियरी ऑफ पैनजेनेसिस। डार्विन्स थियरी ऑफ पैनजेनेसिस क्या बोलता है इसने, ये वैसे पैनजेनेसिस थियरी आपके सिलेबस में से निकाल दी गई है। पैनस्पर्मिया थियरी आपके इसमें, वो जो बोलती है कि आउटर स्पेस से वो मीटियोर के साथ में कुछ किया है, बट पैनजेनेसिस की थियरी ना बहुत अजीब थी। उसने ये बोला कि एवरी सेल प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एज ए जेम्यूल, और फिर उसमें से नए सेल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, ऐसा डार्विन ने बोला था। अब वो क्या बोल रहा है कि Darwin's theory of pangenesis shows similarity with theory of inheritance of acquired characters, then which shall be correct according to it। ठीक है, वैसे पैनजेनेसिस नहीं है, बट अगर आप सेकंड लाइन को पढ़ो तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। डार्विन की थियरी और थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या सिमिलरिटी होनी चाहिए, सीधी बात है, देयर शुड बी सम फिजिकल बेसिस फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लिए कोई फैक्टर, जैसे जिसको हम आज की तारीख में जीन्स बोलते हैं ना, तो उसके बिना इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। ये डार्विन की थियरी से ये बात मैच करती। ओके, नीट 2020 का दूसरा और एक सवाल, स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन भी वही था, नीट 2020 में आया था। मतलब इस चैप्टर से आप एवरेज 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 भी मान के चल सकते। Which of the following refer to correct example of organism which has evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action? What is anthropogenic action? पढ़े लिखे लोगों का शब्द, मैन मेड प्रॉब्लम और मैन मेड चेंजेस, हाई फंडू वर्ड एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोस बेसिकली मींस ह्यूमन, मैन मेड, ठीक है। डार्विन की फिंचेस को हमारी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी कि वो कीड़े मकोड़े खाते खाते डेवलप हो गई थी, कीड़े मकोड़े खा रही थी कुछ, कोई बर्ड कीड़े मकोड़े खा रही थी, कोई फ्रूट्स खा रही थी, तो अलग अलग हो गए, तो उसमें तो ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था ना, तो 1 तो नहीं है, बरोबर, सही बोल रहा हूं, ठीक है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, ये डेवलपमेंट हमारी गलती है, हाँ, क्यों, हमने इतना ज्यादा हर्बिसाइड डाल दिया कि प्लांट्स रेजिस्टेंट हो गए, तो ये तो है बरोबर। ड्रग रेजिस्टेंट सेल्स, ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोविड इज अ वेरी गुड एग्जांपल, म्यूटेशन हो रहा है ना, ये तो सही है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स, ये हमारी गलती नहीं है, बट क्या डॉग्स का एवोल्यूशन हमने इन्फ्लुएंस किया, हाँ हाँ हमने किया। जैसे हम बोले कि अच्छा सड़क का कुत्ता लिया और उसको जर्मन शेपर्ड के साथ मीटिंग करा के हम नया ब्रीड बनाएंगे, हम डेल्मेशन बना रहे हैं, हम अलग अलग ब्रीड्स बना रहे हैं ना, प्रॉब्लम नहीं है, बट हम बना तो रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, क्या बोलता है वो, ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू मैन मेड एक्शन, तो आंसर इज यस, 2, 3 and 4, yes, that is option C is the correct answer, सही है। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, ये कौन से ऐसे भाई साहब थे जिन्होंने बोला एम्ब्रियोलॉजिकल कोई सपोर्ट नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन ए, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन, वॉन बेयर भाई साहब ने एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, न्यू रैशनलाइज एनसीईआरटी में भी है, मैंने मार्क की करके दी है, ध्यान से देखो, उसमें लिखा हुआ है कि पहले ऐसा माना जाता था कि ह्यूमंस का एम्ब्रियो यूज्ड टू गो थ्रू स्टेजेस ऑफ स्पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया एटसेट्रा एटसेट्रा व्हाइल ह्यूमंस, बट कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने स्टडी किया एम्ब्रियो को और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा फेकम फेक बंद करो, डायरेक्ट एनसीईआरटी। अल्फ्रेड वॉलेस तो वो थे जिन्होंने डार्विन के साथ में, मतलब नॉट साथ में बट पैरेलली सेम थियरी उन्होंने दी थी, डार्विन तो डार्विन ही है, ओपरिन और हेल्डेन बायोलॉजिकल थियरी, केमिकल एवोल्यूशन की थियरी,
फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, 5 स्टार क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला होमोलॉगस एनालॉगस की बात हमेशा याद रखना। होमोलॉगस, डाइवर्जेंट, एनालॉगस, कन्वर्जेंट। होमोलॉगस, डाइवर्जेंट, रिपीट कर लो, याद कर लो। होमोलॉगस, डाइवर्जेंट, एनालॉगस, कन्वर्जेंट। अब फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन के पास फ्लिपर है, यस। पेंगुइन के पास फ्लिपर है, दोनों के पास है। दोनों का यूज क्या है? स्विमिंग के लिए। दोनों का यूज क्या है? स्विमिंग के लिए। तो जब यूज सेम है और स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम, तो एनालॉगस। एनालॉगस बोले तो कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट, AC, HD। एनालॉगस, कन्वर्जेंट। अब उसने घुमा के पूछा, उसने बोला फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन, अच्छा तो एनालॉगस है, हमको मालूम है, हाँ। एनालॉगस मतलब कन्वर्जेंट है, हाँ। तो आंसर है बी। ये और बेहतर क्वेश्चन कब बनता? जब वो एक ऑप्शन डाइवर्जेंट देता। बेहतर मतलब और कंफ्यूजिंग बनता क्वेश्चन, ठीक है। एनालॉगस, अच्छा एनालॉगस का मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम। और होमोलॉगस का मतलब फंक्शन डिफरेंट, स्ट्रक्चर सेम। ऐसा करो, इसको ऐसे लिख दो, HDSSDF, क्या? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। SSD वो अपन कंप्यूटर में लगाते ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSDF, इजी टू रिमेंबर। होमोलॉगस, डाइवर्जेंट, SSDF, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। और AC, एनालॉगस कन्वर्जेंट, क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन। ओके, नेक्स्ट। सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर ऑफ 4 लिम्ब। अब आप देखोगे लाइन से आप कंटाल जाओगे, इतने क्वेश्चन वो पूछेगा ना एनालॉगस और होमोलॉगस पे, कि वो प्रैक्टिस करके आप परफेक्ट ही हो जाओगे आप। देखो, सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर ऑफ 4 लिम्ब्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस। हमारा एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी बनाया है और बहुत सारे एग्जांपल भी दिए एनसीईआरटी में। और मैंने जो नोट्स लिख के दिए ना एनसीईआरटी के, मैंने एक पूरा टेबल लिखा है, अगर आपने वो टेबल पढ़ा हो। होमोलॉगस, एनालॉगस, वेस्टिजियल, उसी में से पूरा क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का। जब सब बोन स्ट्रक्चर सेम, जैसे आपके पास ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, जो भी आपके पास 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब के बोन्स है ना, वो घोड़े से मैच करते हैं, वेल से मैच करते हैं, बैट से मैच करते हैं। इसको बोलते हैं होमोलॉगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है। ओके, अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट बोलो तो क्या, होमोलॉगस या एनालॉगस? होमोलॉगस। इसमें गलती होनी ही नहीं चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। HDAC, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ढूंढने का है, इसमें से कौन सा होमोलॉगस नहीं है। इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है इसमें से कौन सा होमोलॉगस नहीं है, ठीक है। 4 लिम्ब ऑफ मैन, बैट एंड चीता, ये होमोलॉगस है, हाँ। हमको इनकरेक्ट ढूंढने का, हाँ? ये तो करेक्ट है ना। अच्छा, पेंसिल लेने का, लिखने का, ये होमोलॉगस। अच्छा, हार्ट ऑफ बैट, हार्ट ऑफ मैन, हार्ट ऑफ चीता, सेम है, सेम स्ट्रक्चर है, ये सब मैमल है ना। हार्ट का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, फंक्शन भी सेम। ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता, ये भी सही है, सब मैमल है, ये भी ठीक है। जहां पर डिफरेंसेस है ना, वहां पर क्लियरली अपने को डिफाइन करने हैं कि अच्छा ये होमोलॉगस है कि एनालॉगस। सिमिलैरिटी है, अगर स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों सेम है तो अच्छी बात है। लास्ट वाला देखो, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड बैट एंड मैन। अगेन एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया ये एग्जांपल। ऑक्टोपस तो मोलुस्का में आता है, बैट और मैन मैमेलिया में आते हैं ना। फर्क है ना स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ही अलग है। आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ये क्या है? ये एनालॉगस, ठीक है। बाकी सब होमो, एच लिखा हुआ था होमोलॉगस है ना, ये क्या था? एनालॉगस। नेक्स्ट, होमोलॉगस टू विंग ऑफ बर्ड। होमोलॉगस टू विंग्स ऑफ बर्ड, आप देखेंगे लाइन से, आप पिछले 5 साल में देखो यही क्वेश्चन है। होमोलॉगस, एनालॉगस, एनालॉगस, होमोलॉगस, क्या आएगा?
विंग ऑफ बर्ड, विंग विंग बोले तो फोर लिम या हाइंड लिम? फोर लिम। आंसर है फ्लिपर ऑफ वेल। मौत का विंग तो ये तो फाइबरस मेम्ब्रेनस होता है। डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, ये तो वो है ना, कॉन्ड्रिक फिश। हाइंड लिम ऑफ रैबिट, विंग हाइंड लिम से कैसे मैच करेगा? विंग तो फोर लिम से मैच करेगा, और फोर लिम का यहां पर ये कौन है? होमोलॉग कौन है? फ्लिपर। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ, फटाक से बता दो एनालॉगस क्या है? ए सी मतलब डी यानी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एकदम तुरंत आना चाहिए, फ्री के 4 मार्क। विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बहुत अच्छा, बताओ। विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, दोनों उड़ने के लिए, बट स्ट्रक्चर कंप्लीटली अलग है, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी, एनालॉगस कन्वर्जन। सिंपल। ओके। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, बहुत अच्छा सवाल। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विस थियरी का डिस्क्रिप्शन में इंडस्ट्रियल मेलानिज्म दिया है, मॉथ था। कौन सा मॉथ था? बिस्टन बेटुलारिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, वो मॉथ का फोटो दिया एनसीईआरटी की बुक में, एक लाइट एक डार्क। बर्ड लाइट वाले को देखती थी पहले, फिर डार्क वाले को देखने लगे, ऐसा वो कैमोफ्लेज हो गया, बच गया, है ना। फोर लिम्ब ऑफ कैट लिजर्ड बोथ आर यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्ब ऑफ व्हेल इज यूज्ड इन स्विमिंग, फोर लिम्ब ऑफ बैट इज यूज्ड फॉर फ्लाइंग, राइट। बट सबका स्ट्रक्चर सेम है क्या अलग है? कैट, लिजर्ड, व्हेल और बैट का स्ट्रक्चर सिमिलर है क्या अलग अलग? अलग है कि सेम है? एक्चुअली अगर आप देखें ध्यान से, तो उन्होंने दो सेट्स में डिवाइड किया, ध्यान से देखना, दो सेट्स में। कैट एंड लिजर्ड बोथ आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, एंड व्हेल एंड बैट्स। अच्छा नहीं नहीं, ओके ओके, ऐसा किया, ओके गॉट इट। सो सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन हुआ ना। कैट और लिजर्ड वॉकिंग के लिए, व्हेल स्विमिंग के लिए, बैट्स फ्लाइंग के लिए। तो सेम सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, क्या आ गया? होमोलॉगस, है ना। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन वाज होमोलॉगस। ऐसे देखो ना, हार्ड ड्राइव होमोलॉगस है ना, हार्ड ड्राइव सॉलिड से ड्राइव इज फास्ट। हार्ड डिस्क हटाओ, एसएसडी लगाओ। क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट है कि व्हेल और बैट को यूज करके आपको देना है आंसर, कैट और लिजर्ड आपको फालतू का कंफ्यूज करने के लिए दिया। इनमें से कौन से एनालॉगस स्ट्रक्चर है? डायरेक्ट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का। मैंने एक टेबल लिख के दिया, वो टेबल है ना, इतनी बार अच्छे से कर लो, चाहिए तो लिख के प्रैक्टिस कर लो, वो टेबल याद हो जाना चाहिए। कौन सा एनालॉगस है? एनालॉगस का मतलब क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। तो इसमें क्या क्या आएगा? विंग्स ऑफ बैट और विंग्स ऑफ पिजन सेम है क्या अलग अलग? दोनों उड़ने के लिए, लेकिन पिजन बर्ड्स में आता है और बैट मैमल में आता है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है ना। तो आ गया ना आंसर, दोनों उड़ने के लिए। गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, दोनों सांस लेने के लिए, स्ट्रक्चर अलग है बट फंक्शन सेम है, बी भी सही हो सकता है। थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्या? कुकर बिट्टा, ये होमोलॉगस में दिया हुआ एग्जांपल एनसीईआरटी। एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, ये दोनों होमोलॉगस है, या तो मतलब दो आंसर करेक्ट हो गए, है ना। बट फिर भी मेरे को मोर करेक्ट मार्क करना होगा तो मैं ए करूंगा बाय द वे, अगर मोर करेक्ट मार्क करना हो तो, ठीक है। देन यू हैव प्रोसेस विच बाय विच organisms with different evolutionary history evolve a similar phenotypic adaptation in response to a common environmental change। ओहो, बहुत सही क्वेश्चन। सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन से उठा के उन्होंने दे दिया ये। देयर इज अ प्रोसेस बाय विच, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एकदम अलग है, एक दूसरे से लेना देना उनका नहीं था। जैसे एग्जांपल के लिए बैट और पिजन, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलग है ना, एक मैमल एक बर्ड है। पर बैट को उड़ने की जरूरत पड़ी, विंग्स डेवलप कर लिए, पिजन को उड़ने की जरूरत पड़ी, विंग्स डेवलप कर लिए।
तो ये एनालॉगस का के डेवलपमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है या होमोलॉगस की तरफ? सेम फंक्शन हो गया उड़ने के लिए, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनालॉगस। बहुत ही ट्रिकी भाषा में है क्वेश्चन, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलग है, लेकिन हिंट कहां है? हिंट ये रहा, सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशंस, मतलब कि उन्होंने फंक्शन सेम डेवलप कर लिया। उड़ना है तो सबको उड़ना है, दौड़ना है तो सबको दौड़ना है, राइट? ये वाला आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ कैट, डिफरेंट। देखो अच्छा, ये तो उसने हिंट दे दिया। एनालॉगस एंड कन्वर्जेंट, यानी कि ऑप्शन ए है ना। अगर आप नीट के पेपर में खासियत है कि आप पेंसिल लेके क्वेश्चन पेपर को ऐसे 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 पढ़ोगे ना, जैसे मैं करता हूं ना, हमेशा आपने देखा अंडरलाइन करता हूं, अच्छा हाँ, कीवर्ड 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 कीवर्ड, तो गलती नहीं होगी। पेपर सॉल्व करते वक्त ये प्रैक्टिस करना चाहिए आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन? कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, हाँ, तो पूरा टेबल एक, हाँ, एक में आना चाहिए। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट का कौन सा दोनों दोनों कॉलम में सही ऑप्शन है, ऐसा देखना। दोनों कॉलम में सही ऑप्शन, हाँ। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल। अच्छा, कन्वर्जेंट मतलब क्या, होमोलॉगस या एनालॉगस? एनालॉगस, कन्वर्जेंट, होमोलॉगस, डाइवर्जेंट। तो यहां पर स्ट्रक्चर सेम, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, और यहां पर डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। तो ऑक्टोपस भी आंख से देख रहा है, मैमल भी देख रहा है ना, सेम फंक्शन, सही है। अच्छा, बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, ये सही है, ये होमोलॉगस है, हाँ। तो आंसर तो आ गया ऑप्शन ए। बाकी सब में देख ले गलत क्या है। थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड क्यूकरबिटा, ये तो होमोलॉगस है, तो ये गलत हो गया। बोन्स ऑफ फोर लिम्स, ये भी होमोलॉगस है, एनालॉगस में कन्वर्जेंट में डाला हुआ है, ये भी गलत हो गया। फिर से ये थॉर्न्स ऑफ, ये तो देखो, है ना, तीनों ऑप्शन यहां पर, ये पहले इसमें गलत हो गए। ऑप्शन ए आपका सही। ओके, गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट्स, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट फिल द टू ब्लैंक्स इन द टू स्टेटमेंट्स। आपकी फिंगर टिप्स में ये क्वेश्चन है, सेम एमटीजी फिंगर टिप्स में से क्वेश्चन है, चेक करना, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड लुक्स अलाइक। क्या बटरफ्लाई और बर्ड्स की विंग एक जैसी दिखती है कि नहीं दिखती है, क्या लगता है? वैसे से लुक अलाइक बोले तो ओके। Miller showed that CH4, H2, NH3 and dash when exposed to discharge in a flask result in formation of dash. Oh, nice. So, क्या बोलते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर, ऑक्सीजन का था, वाटर वेपर when exposed result in formation of amino acids. Okay, तो वन कैन बी वाटर वेपर, टू कैन बी अमाइनो एसिड, सो ऑप्शन सी ठीक लग रहा है देख के। देखें, इट इज फॉर स्टेटमेंट बी। ओके, अकॉर्डिंग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजल। अच्छा, एक काम करते हैं, फिर ओवर थिंकिंग क्यों करना है, इसी को पकड़ते हैं, यही हमको आंसर दे देगा, है ना। वेस्टिजल मतलब सी का वन, सी स्टेटमेंट का
वन जो है वो वेस्टिजियल होना चाहिए, सी स्टेटमेंट का वन वेस्टिजियल होना चाहिए। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट, ओके, सी रूडिमेंट्री, ठीक है, हाँ ये सी स्टेटमेंट का वन जो है वेस्टिजियल, ओके ये ठीक लग रहा है, ओके। अकॉर्डिंग टू डार्विन एवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू म्यूटेशंस, ये गलत है क्योंकि ह्यूगो डी व्रेज ने दिया था, ह्यूगो डेवरियस ने म्यूटेशन थियरी दी, तो डार्विन ने नहीं दी थी, है ना। ड्यू टू स्मॉल वेरिएशंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। डी में देखो ये आ रहा है स्मॉल वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यस ठीक है। ए में विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यस एनालॉग, दोनों उड़ने के लिए, तो कन्वर्जेंट ए का वन, ये भी ठीक है कन्वर्जेंट, यस। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आधा आधा हर ऑप्शन में सही मिल रहा है। बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर से देखो थोड़ा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये बोला भाई साहब ने विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, सही है। इसका अर्थ, इसका मीनिंग कि भैया ये एनालॉगस है, एनालॉगस है मतलब कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ए का वन कन्वर्जेंट ऐसा दिया है क्या, ए का वन कन्वर्जेंट, हाँ ठीक है। फिर बी का वन, यहां वाटर वेपर होना चाहिए था और यहां होना चाहिए था अमाइनो एसिड्स, वो ये रहा बी का वन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। फिर सी का वेस्टिजियल ऑर्गन, नहीं सी का रूडिमेंट्री दिया, तो ये इसलिए ये गलत है, ऐसा करना है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत ऐसा क्वेश्चन आप लाइक लिटरली टाइम आपको इसमें लेना पड़ेगा। पेरिपैटस, अगेन ये वैसे तो ओल्ड सिलेबस का था, निकाल दिया गया, बट इसको रट लो, ये फैक्चुअल है, याद ही करना पड़ेगा। पेरिपैटस जो है वो एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। पेरिप्लैनेटस नहीं है ये, पेरिप्लैनेटा तो कॉकरोच का नाम है, हाँ पेरिपैटस, ठीक है। पेरिपैटस इज कनेक्टिंग लिंक एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा। देन इन द केस ऑफ पेपर्ड मॉथ, पेपर्ड मॉथ याद है बिस्टन बेटुलारिया, अभी मैंने बोला उसका जो ब्लैक एंड वर्जन था, काला काला हो गया था जो वर्जन, जो पोल्यूशन की वजह से, उसका नाम था बिस्टन कार्बोनारिया। गोरी गोरी मॉथ थी वो बिस्टन बेटुलारिया, और काली काली जो मॉथ थी वो बिस्टन कार्बोनारिया, ठीक है। ब्लैक कलर फॉर्म बिकेम डोमिनेंट ओवर दिस थिंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन को एकदम भाषा में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से समझ में आएगा। अपीयरेंस ऑफ डार्कर कलर्ड इंडिविजुअल्स ड्यू टू पुअर सनलाइट, क्या पुअर सनलाइट से लेना देना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ? हाँ तो ए तो नहीं। अच्छा, प्रोटेक्टिव मिमिक्री, कैमोफ्लाज, नो। इनहेरिटेंस ऑफ डार्कर कलर, इनहेरिटेंस से हुआ था ये कि मैन मेड प्रॉब्लम थी? तो आंसर है ऑप्शन डी, ये तो पता चल गया कैसे, नेचुरल सिलेक्शन वेयर बाय डार्कर फॉर्म्स वर सिलेक्टेड फॉर सर्वाइवल ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अभी एक क्वेश्चन में किया था ना हमने ये, ड्यू टू थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड क्यूकरबिटा, एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस, ठीक है। ये एकदम इतनी बार आ जाएगा, ये ऐसे याद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइटम्स करेक्टली मैचेस एंड द सेम कैटेगरी आल्सो, ठीक है। नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मेल्पिगियन ट्यूबल्स ऑफ कॉकरोच, क्या ये दोनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है? यस, अर्थवर्म में नेफ्रिडिया और कॉकरोच में मेल्पिगियन ट्यूबल, ये एनिमल किंगडम में भी हमने किया हुआ पूरा टेबल हमारे पास। विंग्स ऑफ हनी बी, विंग्स ऑफ क्रो, होमोलॉगस है क्या? नहीं रे बाबा, एनालॉगस है, ठीक है। फिर इसको इन्होंने एनालॉगस बोला, गलत। निक्टेटिक मेम्ब्रेन, ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ह्यूमन आई वेस्टिजियल कब से हो गया भाई, पागल है क्या? हाँ, निक्टेटिक मेम्ब्रेन यस, बट ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ह्यूमन आई, ओके। Which of the following statements is correct? There is no evidence of existence of gills during embryogenesis of mammal. There is evidence of existence of gills. ये तो incorrect statement.
ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट। क्या आर ऑल सेल्स टोटिपोटेंट? मतलब कि एक सेल ऐसा, हर सेल ऐसा है क्या जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या पूरा ये बन सकता है? नहीं। टोटिपोटेंसी मतलब कि एक सेल ग्रो होते 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 पूरे ऑर्गेनिज्म के सारे सेल्स बना सकते हैं, उसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। लिटरली कम्स फ्रॉम वर्ड टोटल पोटेंशियल। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, क्या ये सही बात है? यस। हमारे फेवरेट हेक्कल भाई साहब, हेक्कल ने दी थी ना ये स्टेटमेंट, अर्नस्ट हेक्कल। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, राइट? विच मीन्स कि अगर एक तरीके का ऑर्गेनिज्म पहले इवॉल्व हो चुका है तो उसकी आने वाली जनरेशन, आने वाली उसकी जो नस्लें हैं, नस्ल है, जनरेशन है, वो भी सिमिलर तरीके से इवॉल्व होंगी। दैट इज व्हाट इट मींस बाय ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स। एक्चुअली वो उन्होंने गलत स्टेटमेंट लिखा है। द ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट हेक्कल गेव वाज ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। स्टेम सेल्स का तो उल्टा ही दिया उन्होंने। स्टेम सेल्स तो एक्चुअली नॉन स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्टेम सेल्स का मतलब ही अनडिफरेंशिएटेड सेल, जो आगे जाके कुछ भी बन सकते। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड तक थे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी ले सकते, अब आप स्पेशलाइज्ड हो गए। फिर when two species of different genealogy मतलब वही evolutionary history, ठीक है ना, generations come together to result to resemble each other। स्टेटमेंट को पढ़ो, अपने आप पता चल जाएगा स्पीशीज नजदीक आ रही है कि दूर जा रही है। सेंटेंस को पढ़ो, नजदीक आ रही है, दो अलग अलग स्पीशीज कम टू रिजेंबल ईच अदर, तो आंसर आ जाएगा सी, कन्वर्जेंट। सिंपल है। कितना वो आपको आंसर का हिंट भी दे दे रहा है क्वेश्चन में। अच्छे लोग हैं भले लोग, सिर्फ पढ़ना है क्वेश्चन को ध्यान से। इंपॉर्टेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज द अकरेंस ऑफ, बहुत ही इजी यार, ऑफ कोर्स। कौन सा? अब इसमें गलती नहीं करनी, इसमें बहुत सिली एरर हो सकता है बाय द वे। ए और बी को ध्यान से देखना है, ए और बी, होमोलॉगस एनालॉगस या होमोलॉगस वेस्टिजियल। आंसर इज बी, होमोलॉगस एंड वेस्टिजियल। अब आप ऑफ कोर्स आपका सवाल होगा कि ऐसा क्यों, एनालॉगस ने क्या बिगाड़ा है सर? एनालॉगस का मतलब क्या कि मेरा, सपोज मुझे दौड़ना है तो मेरे पैर दौड़ने के लिए इवॉल्व है, मेरे दो पैर दौड़ने के लिए इवॉल्व है ना, और हॉर्स के चार पैर भी दौड़ने के लिए इवॉल्व है। सही है? एनालॉगस इसी को बोलते हैं ना, वो भी दौड़ रहा है, मैं भी दौड़ रहा हूं, फंक्शन सेम है। लेकिन अच्छा, मेरे पैर को हॉर्स के पैर से कंपेयर करेंगे तो होमोलॉगस हो गया ना। एग्जांपल कुछ और लेते, जैसे कि हाँ, जैसे कौए, क्रो के पर पंख, विंग्स, और मच्छर के विंग्स, दोनों को उड़ना था, दोनों अलग तरीके से, ठीक है? तो ये विंग्स देख के आप ऐसा बोल सकते हो कि दोनों में कोई रिलेशन है? दोनों को उड़ने की जरूरत पड़ी एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये पता चला। बट मेम्ब्रेन देख के और विंग देख के तो कोई लेना देना है ही नहीं ना उनमें। तो व्हाट इज द एविडेंस? एविडेंस इज, पहली बात तो एविडेंस यानी सबूत कि अच्छा, मैं और घोड़ा और गधा और गोट और शेर, चीता और बैट रिलेटेड है, ऐसे कैसे पता चलेगा? मेरा हाथ काट के देखो तो जो बोन्स मिल रहे हैं वही गधे, घोड़े और चीता और बैट में मिल रहे हैं ना। होमोलॉगस तो ठीक है। वेस्टिजियल क्या? उनके पास जो ऑर्गन है वो मेरे पास भी है। जैसे बंदर के पास टेल टेल है, टेल है, मेरे पास टेल बोन है, तो कहीं ना कहीं मैं और बंदर रिलेटेड है। प्रूव हुआ? हाँ, तो मोर करेक्ट इज बी, होमोलॉगस एंड वेस्टिजियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। नॉट अ लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब, हाँ, स्फिनोडॉन, हाँ, और आर्कियोप्टेरिक्स, नो ऑफ कोर्स नॉट। एनसीईआरटी में भी दिया है और स्टेट बुक में भी दिया है। दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। बहुत भयंकर फोटोग्राफ दिया है इसका स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, देखा होगा ना?
ऐसा लगता है जुरासिक पार्क वाला वो बड़ा सा बर्ड है, वल्चर। विंग्स भी है, विंग्स पे क्लॉज भी है, बीक भी है, बीक में दांत भी है, अजीब है? हाँ, ये वाला विच इज द एक्यूरेट मेथड फॉर डेटिंग ऑफ फॉसिल। अब ये इसमें ना, बिकॉज कार्बन डेटिंग इतना सुना है तो ए मार्क करने का मन करता है ना। फैक्चुअल है, रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, ईएसआर मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ठीक है, वैसे ये है नहीं आपके सिलेबस में, निकाल दिया गया। फैक्चुअल है, याद रहे तो ठीक है, तो इस पर मेहनत मत करना, फालतू है। जब मैं कुछ ये बोलता हूँ ना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस कि अच्छा ये पुराने सिलेबस में थे, याद कर लेना, ये मैंने ऐसे याद कर लेना मतलब एक्टिवली याद मत करना। देख लिया मैंने, समझा दिया मैंने, बोल दिया आपने, सुन लिया, एग्जाम में ऑप्शन देके याद आ जाएगा अगर आया तो। अगर वो क्वेश्चन आया ना तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, उसके पीछे टाइम मत बर्बाद करो। हाउ 41 सेम क्वेश्चन, सी नाउ टेल मी द आंसर। सी एज ऑफ फॉसिल्स आजकल कैसे किए जाते हैं, मोर प्रिसाइज मेथड्स। पहले कार्बन डेटिंग से करते थे ना, अब ईएसआर से करते। सिंपल। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ओह भाई वापस यार घूम फिर, क्या है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन? कैसे मालूम पड़ता है? रैट एंड डॉग दोनों मैमल, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ दोनों प्रोकैरियोट्स, मतलब सिंगल सेल यूनिसेलुलर। स्टारफिश कटलफिश दोनों फिश नहीं है। डॉग फिश एंड व्हेल ये कन्वर्जेंट है, हाँ। क्यों? दोनों स्विमिंग के लिए फिन्स और ये बनाए। डॉग फिश क्या है आपकी? कॉन्ड्रिक्थिस है। व्हेल मैमल है, फंक्शन सेम है ना। आंसर है डी। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म बता दो फटक से। सी प्रोटेक्टिव रेजेंबलेंस विद द सेल्स। डार्कनिंग ऑफ स्किन सही नहीं है ना, स्किन वर्ड सही नहीं। अगर स्किन नहीं होता, कुछ और ऐसा लिखा होता ना, तो शायद इट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस, है ना। डार्कनिंग ऑफ ट्री बार्क, राइट। देन नेक्स्ट, which of the following describes correctly the homologous structures? क्या है, कितनी बार पूछेगा? होमोलॉगस बोले तो है ना, सेम स्ट्रक्चर ना। सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी, तो बी तो गलत हो गया। नो फंक्शन, ये तो वेस्टिजियल हो गया। डिसअपियरिंग इन एडल्ट्स, बकवास। आंसर क्या ऑप्शन ए। सिमिलैरिटीज मिल गया ना, बस हो गया आंसर सीधा। इनमें से कौन सा होमोलॉगस है? चल, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई होमोलॉगस नहीं है, एनालॉगस है। लेग्स ऑफ फ्रॉग एंड कॉकरोच अलग अलग है। विंग्स ऑफ बर्ड एंड लोकस्ट अलग है। व्हाट अबाउट विंग्स ऑफ बर्ड एंड पेक्टोरल फिन ऑफ फिश? स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। आंसर इज ऑप्शन बी, बॉम्बे। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे फाइलोजेनी पता चलती है? तो बहुत इजी है। फाइलोजेनी ढूंढने के लिए क्या यूज किया जाता था? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए लेकर उसका एनालिसिस किया जाता है। अगेन नॉट देयर इन योर न्यू सिलेबस, यू कैन फॉरगेट अबाउट। व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14? नहीं है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट जानना चाहिए क्योंकि फिजिक्स में एटम्स मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर चैप्टर में आएगा। आंसर इज 5070। 5070 साल होते हैं, आप 5000 मान लो ना मोटा मोटी। नॉट 5070, सॉरी 5570, है ना। फिजिक्स में एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर में आता है ये। कार्बन डेटिंग एंड रेडियो एक्टिव डीके केमिकल काइनेटिक्स में भी आता है एक्चुअली देखा जाए तो। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑलवेज फॉर रेडियो एक्टिव डीके, मतलब टी हाफ की वैल्यू 0.693 बाई के। लेडरबर्ग्स पार्टिकल नहीं है आपके सिलेबस में, उसमें माथा पच्ची मत करो, छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सिमिलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है? डिफरेंट जीनोटाइप वाले सिमिलर बनने लग गए, मतलब
convergent. Which of the following is not a vestigial organ? नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन. थर्ड मोलर किसी काम का है नहीं. विजडम टूथ इसको बोलते हो आप. मैं अभी अभी जस्ट एक पेशेंट का थोड़ी देर पहले निकाल के आया. विजडम टूथ मस्त निकाला, मजा आया. हाँ, दांत उखाड़ने में जो मजा है ना, जब ऐसे वो एकदम टाइट वाला दांत होता है ना, एकदम मतलब बोलते हैं ना, उसको हम लोग फर्म टूथ बोलते हैं डेंटिस्ट्री में. फर्म टूथ पे आप जब ग्रिप लेते हो और ऐसा निकालते हो, और जब वो पहला ऐसा कच करके बाहर आता है ना, लूज होता है, तो जो फीलिंग है ना, वो बहुत सेटिस्फाइंग है. ओके, क्या नेल्स आपके लिए वेस्टिजियल है? नेल्स किसी काम के नहीं है क्या आपको? ऑफ कोर्स काम के. सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन किसी काम के नहीं है. कोकिक्स यानी कि टेल बोन किसी काम का नहीं है ना. तो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नेल्स. नेल्स बाय द वे हमारे एक्सोस्केलेटन को रिप्रेजेंट करता है. हेयर एंड नेल्स इसको रिप्रेजेंट कर हमारे लिए ह्यूमंस में. एक्सोस्केलेटन का एक पार्ट है हेयर और नेल्स, मेनली केश और नख. शूर्पनखा का नाम सुना आपने? रामायण में शूर्पनखा रावण की बहन थी. शूर्पनखा, उसका नाम शूर्पनखा इसलिए था. शूर्प, शूर्प शब्द है संस्कृत का, जिससे अंग्रेजी का शब्द आया शार्प. उसके नाखून, शार्प नेल्स, नाखून बड़े बड़े एकदम ऐसे, वो राक्षसनी टाइप थे ना, इसलिए उसका नाम था शूर्पनखा. ओके, फिनोमिनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ये क्या है? कितनी बार रिपीट हो गया? आंसर है ऑप्शन सी, नेचुरल सिलेक्शन. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की वजह से नेचुरल सिलेक्शन हो. कौन सा? होमोलॉगस. मैंने क्या बोला था? 50 क्वेश्चन की उसमें से 30 तो तुम्हारे होमोलॉगस एनालॉगस के हैं. इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ के गए तो होमोलॉगस एनालॉगस पढ़ के जाना है सारा एकदम अच्छे से. और जो मैंने टेबल लिख के दिया ना एनसीईआरटी का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इनमें से कौन होमोलॉगस है? बता दो फटाक से. होमोलॉगस बोले तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन. सोच के बोलना है. डी तो दोनों उड़ने के लिए यूज कर रहे हैं. सी दोनों उड़ने के लिए यूज कर रहे हैं. नेल्स ऑफ ह्यूमन, क्लॉज इन एनिमल. हम तो नेल्स यूज, एनिमल तो क्लॉ यूज कर रहे हैं हंटिंग के लिए, हम नेल काय के लिए यूज कर रहे हैं? चबाने के लिए. टेंशन आ गया, एग्जाम आ गया सर. आंसर इज ऑप्शन ए, है ना. नेल्स, नेल्स तो चबाने के लिए होते. अभी आईपीएल का मैच देखो, विराट कोहली आउटफील्ड में फील्डिंग करते हुए चालू रहता है, टेंशन आता है उसको. ठीक है. ओके, एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस ऑफ इज क्या? कन्वर्जेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या? कन्वर्जेंस कैसा पता चले? रिलेटेड ग्रुप्स में डिसिमिलर कैरेक्टर आया. अगर रिलेटेड ग्रुप्स में डिसिमिलर कैरेक्टर है तो दूर जा रहे हैं ना, तो ये तो डाइवर्जेंस हो गया ना. ये तो नहीं है ना. डिफरेंट एंसेस्ट्री में सिमिलर फीचर आने लग गए, नजदीक आ रहे हैं. हाँ, आंसर इज बी. अगेन नोटिस, वो पॉइंट सेम पूछ रहा है अलग अलग क्वेश्चन में, बट सटल लैंग्वेज को चेंज कर रहा है क्वेश्चन. तो ऐसे चैप्टर्स को सॉल्व कर, ये ना ऐसे चैप्टर को थियरी हैवी चैप्टर्स बोलते हैं. वर्बोस, इंग्लिश में एक वर्ड होता है वर्बोस, सुना है कभी? वर्बोस, है ना. जब कोई सवाल बहुत ही लंबा चौड़ा खींच के च्युइंगम की तरह पूछा जाए ना, बहुत सारे शब्द यूज करके, उसको वर्बोस क्वेश्चंस कहते हैं. ऐसे चैप्टर्स में आपकी बायोलॉजी की नॉलेज तो टेस्ट होगी, आपकी भाषा पे जो पकड़ है वो भी टेस्ट होगी, और पेशेंस टेस्ट होगा कि अच्छा एग्जैक्टली उसने क्या बोला है ऑप्शन में, वो समझना है. जैसे यहां पर कीवर्ड पकड़ा डिसिमिलर, और डिसिमिलर कैरेक्टर है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है. अच्छा, तो नजदीक वाले ऑर्गेनिज्म दूर जा रहे हैं. अच्छा, तो ये डाइवर्जेंट हो. कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन डिफरेंट एंसेस्ट्री वाले, मतलब दूर दूर थे, डिफरेंट एंसेस्ट्री थी, फिर भी नजदीक आ रहे हैं. हाँ, यहां कन्वर्जेंस हो रहा है. तो उसको अपने दिमाग में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा. समझ रहे हो? अब हो सकता है, क्योंकि हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है ना थिंकिंग की, जैसे मेरी नेचुरल लैंग्वेज, मैं भले इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता हूं या मराठी बहुत अच्छी बोलता हूं, लेकिन मेरी नेचुरल लैंग्वेज सोचने की तो हिंदी है ना.
तो मेरा दिमाग तो हिंदी में सोचता है, हो सकता है आप गुजराती में सोचते हो या मारवाड़ी में सोचते हो या कुछ लोग मराठी में सोचते हो, राइट? तो आपको वो बहुत अच्छे से करने आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। चलो, करेक्ट ग्रुप ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन मैन, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ईयर मसल्स, तो ये गलत हो गया। एल्बो जॉइंट, पागल है, ऐसा वाला ढूंढो जो जेन्युइनली काम का है, तो फिर वो कहा है ना, इनकरेक्ट मार्क करने के लिए इजी का। हाँ, ईयर मसल्स एंड बॉडी हेयर, पागल है क्या? हाँ, विजडम टूथ, यस, बॉडी हेयर, हाँ, ईयर मसल। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन हमारे किसी काम की नहीं है ना, वो रिड्यूस हो जाती है हमारी आंखों में। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ कॉर्नर में, जो बर्ड्स और इसमें होती है ना, वो एकदम कॉर्नर में ऐसा छोटी सी एक ये हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स वर्मीफॉर्म एवरीथिंग, मतलब आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, ईयर मसल्स और एल्बो जॉइंट, पागल लोग हुए हैं, कौन कौन क्या क्या। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज मोस्ट डेंजरस फॉर होमोसेप? ये क्या बकवास क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम 90 है वो, रेडियो एक्टिव, ठीक है ना, डेंजरस। ये कुछ चेंज ऑफ लाइटर करंट, चेंज ऑफ लाइट कलर्ड वेराइटी टू इट्स डार्क कलर वेराइटी, देखो मैंने बेटोलारिया कार्बोनारिया बताया था ना। हाँ, ये क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू म्यूटेशन? नो, एक्चुअली चारों ऑप्शन गलत है, नेचुरल सिलेक्शन से हुआ था। बट उसमें क्या बदला, उसमें अंदर एक एक्चुअली म्यूटेशन हुआ था एक छोटे से जीन का, जो कलर चेंज करने लग गया था। बट एक्चुअली उससे आप ए मार्क कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन को ही काट दो ऐसे, ये आपके सिलेबस से हटा ही दिया गया ये वाला पार्ट। मतलब बिस्टन, बेटुलारिया और कार्बोनारिया है, बट उसको नेचुरल सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना। होमोलॉगस ऑर्गन्स दैट शो सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर या फंक्शन? इन स्ट्रक्चर, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे अपियरेंस या ओरिजिन। अपियरेंस मतलब, अपियरेंस इज नॉट द राइट वर्ड। अगेन सी ऑल दीज ओल्ड क्वेश्चंस दैट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, क्योंकि उस टाइम के लोग ही फुद्दू थे, उनको क्वेश्चन ही ढंग से बनाने नहीं आता था, कुछ भी रैंडम अपने मन से बना रहे थे, एनसीईआरटी को ढंग से फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रक्चर शब्द ज्यादा सही बैठता ना। ठीक है, तो अपने को पता है, चलो। प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स में गिल स्लिट्स आते हैं एट सम पॉइंट, यस। इससे क्या पता चलता है? रिकैपिचुलेशन, अभी सेंटेंस बताया था, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेन। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फॉसिल ऑफ हॉर्स, है ना, was which one? It was Eohippus. Again, not there in the syllabus. पुराने स्टेट बोर्ड के बुक में, पुरानी स्टेट बोर्ड की बुक में इसका पूरा ये दिया हुआ था, क्या नाम है, सीक्वेंस दिया हुआ था। इयोहिपस था, मीजोहिपस था, मेरिचिपस था, प्लायोहिपस था और इक्वस। अभी जो मॉडर्न हॉर्स है उसका नाम आपको याद करना पड़ेगा, उसका नाम है इक्वस, बाकी सब फालतू है। मैं ऐसे, मेरे को भी पूरे याद नहीं रहते, मैं ऐसे याद करता हूं, ई टू ई, ई टू ई बोले तो इयोहिपस टू इक्वस, बस। ये पहला, ये लास्ट। और इक्वस कैसे याद है मेरे को, वो डैनियल रेडक्लिफ है ना, हैरी पॉटर जो एक्टर था, हैरी पॉटर बना था, उसका बीच में कोई तो प्ले आया था, फेमस ब्रिटिश प्ले आया था, जिसमें वो हॉर्स ब्रीडर या हॉर्स राइडर ऐसा कुछ होता है, उस प्ले का नाम था इक्वस। वैसे मेरे को याद रहता है, मेरे को थोड़ी अजीब अजीब चीजें याद रहती है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ होमोलॉगस, फिर से वही है, होमोलॉगस बताओ क्या क्या आएगा होमोलॉगस में। होमोलॉगस, डाइवर्जेंट, सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन, ये बार बार लिख रहा हूं मैं ताकि दिमाग में घुस जाए। क्या आएगा? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, आंसर ए है ना। फिन ऑफ रोहू एंड फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स, दोनों वही है ना, फोर लिम्ब है, बट एक एक तैरने के लिए, एक दौड़ने के लिए। कन्वर्जेंस, अरे फिर वही आ गया, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सोच के बताओ। कन्वर्जन मतलब नजदीक आना कि दूर जाना, नजदीक आना, आंसर इज ऑप्शन
ए, ए, वही वापस रिपीट हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन. स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज, व्हाट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स? ए, पैलियोंटोलॉजी. फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स, उसमें रॉस गेलर, रेचल का बॉयफ्रेंड, मोनिका का भाई, पैलियोंटोलॉजिस्ट होता है ना. यस, पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स. ठीक है. हर्पेटोलॉजी क्या होगा? सर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स, हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, सॉरोलॉजी स्टडी ऑफ लिजर्ड्स. सौर डायनासोर, सौर इज lizard, dinosaur is huge lizard. पैरेललिज्म नहीं चाहिए, भाड़ में गया, नहीं है, निकाल दिया सिलेबस से, हटा दो. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाज नॉट प्रोनाउंस्ड बाय, रिनाउंस्ड बाय, मतलब प्रोनाउंस मतलब यहां पर उन्होंने क्लैरिफाई किया था, दैट इज व्हाट दे मीन बाय वन बेयर. है ना. ओके, नेट 2030. अब थोड़े रिसेंट क्वेश्चन आ गए, अभी 90s वाले हट गए, है ना. तो रिसेंट, finches of Galapagos Island were grouped according to their food sources. Which of the following was not one of the food sources for finches? क्या इंसेक्ट्स खाते थे वो? सीड्स खाते थे, ट्री बर्ड्स खाते थे, यस. कैरियन नहीं खाते थे. ठीक है. कैरियन क्या है? व्हाट इज कैरियन? दीज आर डेड स्पीशीज. ठीक है, डेड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. तो कोई भी फिंचेस स्कैवेंजर तो थे नहीं ना. फिंचेस वल्चर जैसे थोड़ी थे. Okay, then evolution of different species from a starting point moving to another area. सोच के बोलना. डाइवर्जेंट और अडेप्टिव रेडिएशन में बहुत कंफ्यूजन होता है ऐसे केस में. आंसर इज अडेप्टिव रेडिएशन. एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है. अब डाइवर्जेंट और अडेप्टिव रेडिएशन में फर्क कैसे समझेंगे हम, ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं. सुनो, starting from a point and main is this is main. अदर जोग्राफिकल एरिया. देखो, डाइवर्जेंट के लिए ना एंसेस्ट्री की बात होगी, एरिया की बात नहीं होगी. किसकी बात होगी? एंसेस्ट्री की बात होगी डाइवर्जेंट के लिए. और एडेप्टिव रेडिएशन के लिए एरिया की बात होगी. यहां पर आंसर इज ए, एडेप्टिव. Darwin's finches are a good example of. See, now all the finches were on Galapagos Island. Did they go anywhere else? So answer is C, adaptive radiation, because they were in the same area. That is important. Finches of Galapagos Island provide an evidence in favor of. सोच के देखो क्या लग रहा है, कौन सा आंसर सबसे सूटेबल लग रहा है. सी, बायो जियोग्राफिकल. क्यों? एरिया अगेन. सही है ना, कितना लॉजिकल है. अडेप्टिव रेडिएशन, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, एकदम मस्त वाला. ज्योग्राफिकल एरिया देख के नहीं अपने को बोलना है ना, माइग्रेशन बोला है. क्या माइग्रेशन का मतलब? adaptation due to geographical isolation, isolation or development of different species in a given geographical area. ये दो अलग अलग चीजें हैं. आइसोलेशन का एग्जांपल एनसीईआरटी खोल के देखो क्या दिया है. ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, पूरा एक बड़ा सा टेबल दिया है ना. इनफैक्ट मैंने मार्क भी किया उसमें, टस्मेनियन टाइगर कैट, और वो क्या था, वो एक फ्लाइंग स्कुरल, ऑल दोस, है ना. तो ये तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का है. वो पूछ रहा है एडेप्टिव रेडिएशन. एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, ये पूरा करेक्ट ये होना चाहिए. ठीक है. तो इसमें तो चारों ही ऑप्शंस गलत मतलब हो गए क्योंकि इनकम्प्लीट है, बट ठीक है. इन अ ज्योग्राफिकल एरिया ये थोड़ा इनकम्प्लीट था, ये मोस्ट करेक्ट आपको मिल सकता. 70 बताइए क्या आएगा. डार्विन फिंचेस, वापस से रिपीट. आंसर इज ऑप्शन
ठीक है। फिंचेस, फिंचेस में देखो कितने क्वेश्चन आए, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस क्यों हुए, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की थियरी ही पूरी यही थी ना, फिंचेस को ऑब्जर्व करके तो उसने बताया। 72 क्या बोलता है, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसकी बात करता है, रोल ऑफ एनवायरनमेंट की बात करता है नेचुरल सिलेक्शन की थियरी, नहीं। नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन फेवरेबल वेरिएशंस, थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करता है, यस। चेंजेस ऑफ जीन कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन हेरिटेबल वेरिएशंस, मोस्ट करेक्ट हियर शुड बी बी, है ना। नेचुरल सिलेक्शन की थियरी ये बोलती है कि कुछ वेरिएशंस आ गए और नेचर ने उनको फेवर करके सर्वाइवल में हेल्प कर दिया, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन वर्ड आ गया ना, फेवरेबल वेरिएशंस, यस। हमिंग बर्ड्स एंड हॉक, ये क्या इलस्ट्रेट करते हैं, ये अडेप्टिव रेडिएशन, आपको याद ही करना पड़ेगा, है कुछ ऐसा। वैसे अगेन ओल्ड सिलेबस का है तो हॉक आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, चाहो तो याद करो, तो याद। देन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट नेम को आप करेक्टली मैच करना है। डिवरियस ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था क्या, नहीं, डिवरियस ने भाई साहब ने दी थी म्यूटेशन थियरी, बाय द वे, ह्यूगो डिवरियस। मेंडल ने थियरी ऑफ पैनजेनेसिस दिया था, पागल है क्या, मेंडल ने क्या दिया था, 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ना, ठीक है। वाइसमैन ने दिया था क्या, थियरी ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ जर्म प्लाज्म, यस, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन। इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जैसे थॉमस मैल्थस, पॉपुलेशन पे स्टडी किया, वॉलेस और डार्विन, डार्विन ने फिंचेस पे स्टडी किया, डिवरियस ने नेचुरल सिलेक्शन म्यूटेशन थियरी दिया, ओपरिन एल्डिन ने स्टार्टिंग में ओरिजिन की थियरी दी, यूरियन मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, वाइजमैन ने जर्म प्लाज्म थियरी दी, पैस्चर ने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया। मैंने हर एक चीज मार्क की हुई एनसीईआरटी में और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे हैं बाजू में। ये हर एक साइंटिस्ट का नाम आपको वो मेरे मार्क्ड वाले नोट्स में मिल जाएगा, हर एक का, और प्रॉपर सेंटेंस कहां पर उसने क्या काम किया था उसके कंट्रीब्यूशन के साथ। ये अभी पूरा सॉल्व करने के बाद ना वापस एक बार जाके वो पढ़ो पूरा, तो एकदम दिमाग में बैठ जाए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, कितने क्वेश्चन है भाई इसमें तो 150 क्वेश्चन है, आपरे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट्स डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स अपने आप बन गए क्या, नेचर में बने क्या, हमने बनाए ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये लैब एनिमल्स है ना, ये तो हमने बनाए। डॉली द शीप, डॉली द शीप पहला क्लोन नेचर ने थोड़ी बनाया, हमने बनाए। पेस्टिसाइड इंसेक्ट रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स, यस, ये नेचर ने बनाया। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हुआ, हमने ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किए, बट रेजिस्टेंट वैरायटी तो नेचर ने बनाई ना, क्या हमने लैब में रेजिस्टेंट वैरायटी बना बना के खेत में छोड़ी क्या, नहीं, नेचर ने बनाई। तो आंसर इज ऑप्शन सी। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थियरी में इनमें से कौन से फैक्टर का कोई रोल नहीं देखा था, प्रेडेटर्स एज नेचुरल एनिमल्स, यस, वो लोग ने, उन्होंने इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल की बात की थी, 3-4 ऐसे वो दिया, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, प्रोडिगैलिटी ऑफ प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल, कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, एनवायरमेंटल, है ना, फिर वेरिएशन, म्यूटेशन, क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें आई, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी डार्विन ने, हाँ। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात की थी, हाँ। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस की बात की थी क्या, नहीं, उन्होंने इनहेरिटेबल वेरिएशंस की बात की, उन्होंने कहा था कि मेरे में एक अच्छी क्वालिटी है तो मेरे नेक्स्ट जनरेशन में आएगी, तो उन्होंने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की बात नहीं की थी, उन्होंने इनहेरिटेबल वेरिएशंस की बात, ठीक है। निकोटियाना सिल्वेस्टेरिस, नहीं, आपके सिलेबस में भाड़ में गया, नहीं करना अपने को, फालतू एकदम, जो एकदम इरेलीवेंट है उसको, उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, उसको इग्नोर करो आगे में, हाँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसिएशन, व्हाट इज स्पीसिएशन, नई स्पीशीज डेवलप होना,
नई स्पीशीज डेवलप होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्टिवली एकदम अलग नहीं होगा तो वो नई स्पीशीज में इवॉल्व कभी नहीं हो पाएगा। अगेन एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू, ध्यान से सिर्फ रीड करोगे तो आंसर आ जाए। द आंसर इज नेचुरल सिलेक्शन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहां से? बैक्टीरिया। इंड्यूस म्यूटेशन, हम म्यूटेशन इंड्यूस कर रहे हैं ऐसा कुछ वो तो है ही नहीं। जेनेटिक ड्रिफ्टिंग कब होती है? जब पॉपुलेशन माइग्रेट होती है। फल्त है ना, ऑप्शन इज ए। रीजन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इज, ओहो, क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी क्यों है? लंबे समय में विकसित हो जाते हैं ना मनुष्य, लिविंग मनुष्य यानी कोई भी जीव जंतु विकसित हो जाते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज आ जाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज, इनमें से क्या चाहिए जिससे कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन रहेगी? ऐसा क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स से कंटिन्यूटी मेंटेन रह सकती है। ओके, तो अगर गैमेट्स बन रहे लेकिन गैमेट्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो आंसर बी और ए में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा जरूरी क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज। अब अगर हम ये सोचे कि अच्छा रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज, तो बी हो सकता था गैमेट्स। व्हेन आई से स्पीशीज मतलब कि वो वाले कैरेक्टर्स भी तो आने चाहिए ना, सिमिलर कैरेक्टर्स भी तो आने चाहिए। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते जैसा दिखना चाहिए, एक बकरी दूसरे बकरी जैसी दिखनी चाहिए ना। वो कैसे आएगा? वो जेनेटिक मटेरियल से आएगा, राइट? स्पीशीज अकरिंग इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड एलोपैट्रिक, ऐसे याद करना पड़ेगा। सेम जोग्राफिकल एरिया में सिंपैट्रिक होती है, अलग अलग एरिया में एलोपैट्रिक। जैसे कैंगारू और टेस्मेनियन टाइगर कैट और वो सब जो है ना, जो ऑस्ट्रेलिया वाले, वो सब सिंपैट्रिक है, ठीक है, एक ही जगह पे रहने वाले। Which of the following evidences does not favor Lamarckian concept? Lamarckian concept वो था ना, वो जिराफ का गर्दन लंबा हो गया बिकॉज वो ऊपर का खाना खाता था वो, है ना। तो इनमें से कौन सा वाला डज नॉट सपोर्ट लेमार्कियन कॉन्सेप्ट? मेलेनाइजेशन ऑफ पेपरमन, क्योंकि वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से नेचुरल सिलेक्शन। वाइसमैन ने चूहों की टेल, वाइसमैन ने ये किया था एक्चुअली, चूहे की, ऐसा चूहा पैदा करता था, उसकी पूंछ काट देता, मरता तो था नहीं, नॉर्मल रिप्रोडक्शन करता था, नया जनरेशन उसकी फिर पूंछ काट देता था। ऐसे हर जनरेशन पूंछ काटते रहा काटते रहा काटते रहा। उसको क्या लगा कि अगर डार्विन की थियरी सही है तो पूंछ की जरूरत नहीं है ना, पूंछ के बिना सर्वाइव कर सकते ना। 2 जनरेशन 5 जनरेशन 10 जनरेशन के बाद पूंछ आना बंद हो जाएगी। तो टेल तो डिसअपियर भी नहीं हुई और शॉर्टन भी नहीं हुई। इससे क्या प्रूव हुआ? कि लेमार्किज्म गलत है। लेमार्किज्म ने क्या बोला था? लेमार्क भाई साहब ने क्या बोला कि गर्दन लंबी करके खाना खाओगे तो गर्दन लंबी हो जाएगी, है ना, ऐसा बोला था। वो बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है कि तुम यूज करना बंद कर दोगे तो वो ऑर्गन आना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वो ऑर्गन एसेंशियल है तो आएगा। तो अल्टीमेटली इसमें से आपको क्या समझ में आया कि वाइसमैन भाई साहब ने जो जर्म प्लाज्म की थियरी दी थी वो लेमार्किज्म को डिस्प्रूव करने के लिए बहुत काम आई थी। समझ में आया? एवोल्यूशन इज, सोच के देखो क्या आएगा। व्हाट इज एवोल्यूशन? बहुत लॉजिकल आंसर है, कुछ रटने वाला कोई है नहीं। बी, दैट इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेसेस अलोंग विद वेरिएशन। कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म किसने दिया? अभी बोला, वाइसमैन। थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसने दी? लेमार्क ने। सही थी क्या? गलत थी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी? भाई दुनिया की सबसे फेमस बुक्स में से एक, ऑफकोर्स, डार्विन। वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्रियस। मैंने बार बार ये नाम लिया, ह्यूगो डी व्रियस ने म्यूटेशन थियरी दी थी। उन्होंने क्या बोला? वेरिएशन कैसे होते हैं? वेरिएशन रैंडम और डायरेक्शनलेस होते हैं अकॉर्डिंग टू हिम। कोई सर पैर नहीं है, वेरिएशन आ गया, कुछ कैरेक्टर आ गया, अगर वो कैरेक्टर अच्छा निकला तो तुम सर्वाइव कर जाओगे, बुरा निकला तो मर जाओगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल दूं कि अच्छा अचानक से
वन फाइन डे ऐसा मतलब ये होगा नहीं, बट एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है, रैंडम है, एब्सर्ड है, ठीक है, जज मत करना मेरे को कि सर क्या पागल जैसी बात करता है, ऐसा नहीं। एग्जांपल दे, मान लो अपन ऐसा बार बार सुन रहे, इतने सालों से सुन रहे ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, मुंबई डूबने वाला है, सुन रहे ना। अगर एक टाइम ऐसा आया अचानक से ह्यूमन बींग्स में, सब में ना आ, हाथ पैर जो है वो मॉडिफाई होने लग जाए फिन्स में, आज अभी मान लो अभी 10 साल बाद ऐसे हमारे सबके नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है उसमें फिन्स आने लग जाए, तो चलने फिरने में तकलीफ होगी ना, काम करने में तकलीफ होगी ना। तो वो वेरिएशन अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। लेकिन वो पैदा हुई वो जनरेशन और सच में मुंबई डूब गई, तो वो बचेंगे या हम बचेंगे? वो बच जाएंगे। तो उनके पास रैंडम वेरिएशन आया, बट नसीब से, नेचर के किसी काम से या ह्यूमंस के किसी काम से, किसी कारण से वो वेरिएशन अच्छा निकल गया उनके लिए, उनको सर्वाइवल में हेल्प कर दिया। तो रैंडम और डायरेक्शनलेस होता है, ठीक है। अब वो तुम्हारी लॉटरी लगी तो लगी, लॉटरी लग गई तो तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन को वो काम का है, ऐसा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरेस, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज व्हाट? सॉल्टेशन, मल्टीस्टेप म्यूटेशन, माइनर म्यूटेशन या फिनोटिपिक वेरिएशन? बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की। द आंसर इज saltation. What is saltation? Saltation is jump, sudden variations, sudden variations. Whereas Darwin used to, Darwin क्या बोल रहा था भाई साहब, डार्विन क्या बोल रहे थे कि धीरे 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 होगा, एक कैरेक्टर आएगा अगले जनरेशन में आएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला। ह्यूगो डिवरेस ने बोला भाई कभी कभी रैंडम होता है, डायरेक्शनलेस होता है, जंप करता है, ऐसा टुप करके जंप करेगा, तो इसको क्या बोला उसने? सॉल्टेशन बोला। दिया एनसीईआरटी में, मैंने हाईलाइट किया है, देखो, सॉल्टेशन। आइडिया ऑफ म्यूटेशन ए क्या है, इतना क्या है? आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इवनिंग प्रिमरोज पे इन भाई साहब ने काम किया था। इवनिंग प्रिमरोज के अलग अलग नाम दिए हैं, ओनोथेरा लिमार्कियाना लिखा है। इवनिंग प्रिमरोज का बायोलॉजिकल नेम क्या? ओनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। फिर से ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आ गया ना, ओनोथेरा लेमार्किया, ठीक है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, नीट 2019 का क्वेश्चन। A gene locus has two alleles, capital A and small a. Okay, capital A की frequency 0.4 है. What will be the frequency of the homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individuals in a population? Complicated question. Simplify करते. हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बोलता था p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये बोलता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। यहां पर p की जगह उसने बोल दिया कैपिटल A, q की जगह बोल दिया स्मॉल a. समझा क्या? p की जगह बोला ये और q की जगह ये. तो अब आंसर बताओ क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2aa प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1. समझा? अब उसने बोल दिया कि इसकी वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है? 0.4. तो 0.4 द होल स्क्वायर कितना हुआ? 0.16. मतलब ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। फिर 2 इंटू 0.4 इंटू ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो 2 इंटू 0.4 कितना हो? 0.8 है, तो 0.16 प्लस 0.8 ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1. इसमें से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा क्या? ये 0.16 प्लस 0.8 ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1. इसमें आपको मिलेगा ये ए जो है ना, ये 0.48 और ए स्क्वायर जो ये मिलेगा आपको 0.36, ठीक है।
इसको और इसको या तो क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करो, या तो आप और इजी तरीका मैं आपको बता दूंगा। आप ऐसा मान लो कि a प्लस ए इज इक्वल टू 1, मतलब कि p प्लस क्यू जो है ना वो जनरली हमेशा क्या होता है 1। तो अगर मेरा कैपिटल A 0.16 है, ठीक है, सॉरी पॉइंट सही कितना है 0.16 नहीं ना, कितना है 0.4 सॉरी, तो मेरा स्मॉल a कितना हो जाएगा 0.6, तो 0.6 का हो गया ना स्क्वायर, ये 0.36, ये देखो आंसर आ गया। ओहो क्या बात है, क्या सही क्वेश्चन, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल, इन अ स्पीशीज वेट ऑफ न्यूबॉर्न गोज फ्रॉम 2 to 5 के 2 से 5 केजी के बीच में न्यूबॉर्न का वेट रहता है, कोई भी एक स्पीशीज की बात हो रही है। 97% जो है उनका 3 से 3.3 केजी के बीच में वेट है जो सर्वाइव कर जाती है। एंड 99% ऑफ द इन्फेंट्स बॉर्न विद वेट फ्रॉम 2 to 2.5 और 4.5 to 5, मतलब 2 और 2.5 के बीच में जो वेट है वो मर जाते हैं, 4 और 4.5 और 5 के बीच में वो भी मर जाते हैं, 3 3.5 वाले सर्वाइव करते हैं। तो थोड़ा इसको पढ़ो और जरा अपने दिमाग में एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो, और देखो कि एनसीईआरटी में हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के नीचे 3 डायग्राम बनाए, लाल कलर के ग्राफ है, और पिक्चराइज करो। तो यहां पर मिडल वाले बच रहे हैं कि एक्सट्रीम्स वाले बच रहे हैं, मिडल वाले बच रहे हैं। तो पॉपुलेशन स्टेबल हो रही है कि दोनों एंड्स तक जा रही है, दोनों एंड्स वाले तो गिर रहे हैं, बीच वाले स्टेबल है। एक ऐसा भी ग्राफ दिया है कि दोनों एंड्स वाले हाई और बीच वाले मर रहे हैं, यहां पर कौन सा दिया है, तो यहां पर आंसर ऑप्शन है सी। क्यों, क्योंकि स्टार्ट में कम है, फिर बीच वाले बढ़ रहे हैं, फिर एंड में वापस कम है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम जज कैसे करेंगे, सिंपल तरीका से देखो, अगर बीच वाली वैल्यू ज्यादा सर्वाइव कर रही है ना तो उसको स्टेबल बोले, हमेशा याद रखना, बीच वाली वैल्यू ज्यादा सर्वाइव करी तो उसको क्या बोलेंगे स्टेबल। अगर एक तरफ वाली वो, अगर वो ऐसा बोलता कि 2 से 5 वाले सर्वाइव कर रहे हैं, 3 वाले भी मर जा रहे हैं, 4 वाले भी मर जा रहे हैं, तो डायरेक्शनल होता कि एक डायरेक्शन में जा रहा है, या तो इस तरफ जा रहा है या तो इस तरफ जा रहा है। और डिसरप्टिव मतलब दोनों एंड्स बढ़ रहे हैं और बीच का खत्म हो रहा है। 100 तक अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। 95 क्या बोलता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट व्हाट। हम एक ही टाइप के काउ के तरफ जाना चाहते हैं ना, हम चाहते हायर मिल्क वाली रहे, मिडल वाली ना रहे, कम वाली भी ना रहे, तो हम क्या चाह रहे हैं, हम डायरेक्शनल जा रहे हैं, है ना, कितना लॉजिकल क्वेश्चन। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां पर काम करता है, अगेन डायरेक्टली एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन, जेनेटिक ड्रिफ्ट वर्क्स इन अ स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। ये सेंटेंस लर्न करना पड़ेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, रैंडम चेंजेस होते हैं। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, हेट्रोजाइगस बीच वाला 2pq, 2pq नॉट pq, 2pq राइट। 1000 इंडिविजुअल्स थे, 360 ए है, ठीक है, ए स्क्वायर बोल दूं, 480 ए है, 480, तो 480 ए है तो वो एक्चुअली ए है या 2 ए है, 2 ए, और 160 ए स्क्वायर है ना। तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी, बहुत इजी है यार, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी क्या लगता है, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि ए का स्क्वायर तुमको 360 दिया है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, सिंपल है, समझ में आया। ये सिर्फ ये देख के आंसर देना था, ओके। टेंडेंसी ऑफ, हाँ देखो ये, टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम may be disturbed by
जो स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन थी उसको कौन डिस्टर्ब करेगा? देखना है। टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब्ड बाय। अब ये बहुत ही यूनिक है, अपने को लगेगा क्या है, रैंडम मेटिंग, एक्चुअली लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। नॉर्मली एक पॉपुलेशन में, क्या ह्यूमन पॉपुलेशन में ऐसा फिक्स्ड है क्या कि एक जगह के लोग एक ही जगह के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे? है ना, मुंबई वाले पुणे वालों से शादी नहीं कर सकते, दिल्ली वाले बैंगलोर वालों से शादी नहीं कर सकते, उनके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसा है कहीं कि रैंडम है? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यंग पीपल, ओल्ड पीपल, है ना, गोरे लोग, काले लोग, लंबे लोग, छोटे लोग, रैंडम है, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। जिस दिन तुम लैक ऑफ रैंडम मेटिंग बंद कराओगे क्या होगा? एक तरफ जा, तुम बोलो नहीं सारे टॉल लोग ही शादी करने चाहिए, तो क्या होगा? तो उनके बच्चे टॉल, शॉर्ट वालों के, समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा ना। तो एक्चुअली रैंडम मेटिंग से स्टेबिलिटी आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो लैक ऑफ रैंडम मेटिंग से डिस्टर्बेंस आएगा, समझ में आया? 100 तक कर लेते हैं। वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रादर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा सवाल, डायरेक्ट एनसीईआरटी का डेफिनेशन है ये तो। बाय चांस, ये इसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाय चांस। बाय चांस चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं ना, उसको जेनेटिक फ्लो बोलते हैं। और जो रैंडम हो रहा है बाय चांस, किसी के कंट्रोल में नहीं, उसको जेनेटिक ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट डेफिनेशन है।